जैसे ही ठंडी अल्कोहल रुई के साथ सुयाओं के जांग के जख्म पर लगी, उसकी चीख निकल गई। दर्द ऐसा था कि वो सहन ही नहीं कर पा रही थी। उसने झल्लाकर अपनी पूरी ताकत से फांग युआन के कंधों को जकड़ लिया और रोने जैसी आवाज में चिल्लाई, अरे रे रे, मरे राम, नहीं हो रहा बर्दाश्त। तू जान लेगा क्या मेरी? जरा धीरे कर भाई। अबे ओ मैडम, मैं बहुत हल्के हाथ से ही लगा रहा हूं। चुपचाप सहले, बिना डिसइंफेक्ट किए पट्टी बांधी तो इन्फेक्शन हो जाएगा। गार्डन की उस गंदी झाड़ी में खरगोश की तरह कूदी थी, तब नहीं सूझा था। फांग युआन ने उसे डांटते हुए घूरा, पर हाथों की हरकत एकदम ध्यान से डॉक्टर की तरह चलाता रहा। घाव ज्यादा गहरा नहीं था, पर गोरी और मक्खन जैसी त्वचा पर वो लाल निशान बड़ा चुभ रहा था। फांग युआन ने रुई में फिर से दवा भिगोई और जैसे ही जख्म पर दोबारा छुआया, सुयाओं का दिमाग ही घूम गया। दर्द के मारे सुयाओं से रहा नहीं गया। उसने अपनी सारी शर्मोह साइड में रखी, झपटकर फांग युआन की गर्दन अपने दोनों हाथों में भींची और सीधे उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए। बाइट हिकी। उफ, अबे साला, छोड़, कुतिया है क्या? फांग युआन के मुंह से दर्द और अजीब सी सनसनी की चीख निकल गई। सुयाओं ने तब तक गर्दन नहीं छोड़ी जब तक उसका नीचे का दर्द थोड़ा सुन्न नहीं हो गया। उसकी गर्म सांसें और नम होंठ फांग युआन की गर्दन की त्वचा पर रेंग रहे थे। फांग युआन ने दर्द में दांत पीसते हुए इस मौके का फायदा उठाया और जल्दी जल्दी में उसकी जांग का पूरा घाव साफ कर दिया। हो गया, अब मुंह हटा अपना, मेरी गर्दन का कीमा बनाएगी क्या? फांग युआन ने झिड़कते हुए उसे दूर किया। सुयाओं ने जैसे ही उसकी गर्दन छोड़ी, वो हांफ रही थी। फांग युआन ने देखा, साली ने उसकी गर्दन पर लाल सुरख दांत का निशान छोड़ दिया था। फांग युआन ने रुई कचरे के डिब्बे में फेंकी और अल्कोहल की बोतल कसकर बंद कर दी। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। खिड़कियों के पर्दे बंद थे। टेबल पर सुयाओं अस्तव्यस्त हालत में बैठी थी। उसकी हाई हील्स जमीन पर गिरी पड़ी थी। सुयाओं ने अपनी ठोड़ी को हाथ पर टिकाया और एकटक फांग युआन को देखने लगी। फांग युआन, तुझे नहीं लगता कि ये सब किस्मती कनेक्शन, डेस्टिनी है? सुयाओं ने आंखें मटकाते हुए फुसफुसाकर पूछा। घंटा किस्मत, बस एक घटिया इत्तेफाक है, फांग युआन ने मुंह बनाकर जवाब दिया। झूठ मत बोल। उस दिन जब तूने कॉलेज में मुझे वही सेम अंगूठी, मैचिंग रिंग पहने देखा था, तब सच सच बता, तेरे दिल में लड्डू फूटा था ना? सुयाओ टेबल से नीचे उतरी। चोट के बावजूद वो फांग युआन के आगे पीछे बिल्ली की तरह मंडराने लगी। फांग युआन जहां मुड़ता, सुयाओ उसकी आंखों में झांकने के लिए सामने आ जाती। तू झूठ बोल रहा है, तेरी आंखें सब बता रही है। सुयाओ ने कमर पर हाथ रखकर जबरदस्ती हंसते हुए कहा, उस टाइम तू मन ही मन बहुत खुश हुआ था ना, कि तेरी ऑनलाइन वाली गर्लफ्रेंड असल में तेरी इतनी खूबसूरत प्रोफेसर निकली। तुझे जो सोचना है सोच। फांग युआन ने जेब से मोबाइल निकाला। टाइम देख ले, 10 बज रहे हैं। पट्टी तू खुद बांध ले, मैं चला हॉस्टल। फांग युआन ने तुरंत दरवाजे का हैंडल दबाया और बाहर निकलने लगा। अरे रुक तो सही, फांग युआन, सुयाओ पीछे से घबराकर चिल्लाई, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, मैं तो मान चुकी हूं कि तूने मुझे माफ कर दिया। और सुन, मेरा अगला प्लान तुझे वापस पटाना, पैचअप है। पैचअप? तुझे डर नहीं लगता कि कॉलेज वालों को पता चल गया तो तेरी प्रोफेसर वाली इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा? फांग युआन ने मुड़कर घूरा। डर लगता है ना, इसीलिए तो हम सीक्रेट अफेयर, सीक्रेट डेटिंग करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। सुयाओ ने अपनी पतली उंगलियों से छुप छुप कर मिलने का नाटक करके दिखाया और कातिलाना स्माइल दी। पागल औरत, फांग युआन बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया। हॉस्टल पहुंचकर फांग युआन का दिमाग पूरी तरह भनफनाया हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका रूममेट लियू नान गेम खेलते खेलते मुड़ा। अबे ओए, बिल्ली को दूध पिलाने गया था या उसकी पूरी फैमिली को गोद लेने? इतनी देर कहाँ लगा दी?
तभी दूसरा रूममेट वेई चेन भी कमरे में घुसा। उसकी नजर सीधे फांग युआन की खुली गर्दन पर पड़ी। अबे तेरी बहन का सिर। फांग युआन, तेरी गर्दन पर ये लाल सुरख दांत का निशान कैसा है बे? किस हफ्सी ने काटा है तुझे? फांग युआन ने खिंचकर अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और दांत पीसते हुए बोला, कुछ नहीं बे, रास्ते में एक पागल कुतिया मिल गई थी, उसी ने काट लिया। दूसरी तरफ पॉश अपार्टमेंट का सीन। शहर का सन्नाटा छा चुका था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की खिड़कियों में लाइटें जल रही थी। उसी पॉश अपार्टमेंट में असली प्रोफेसर सुसी मैडम अपने स्टडी रूम में बैठी काम कर रही थी। कमरे में सुंदर गमले, एक्वेरियम में तैरती मछलियां और किताबों की ऊंची अलमारी थी। सुसी जब भी काम में डूबती थी तो वो बेहद हसीन और कड़क लगती थी। रात के 8:03 बज चुके थे। सुसी ने चश्मा उतारा और आलस मोड़ा। उसने सोचा कि उसकी छोटी बहन सु याओ घर आएगी तो उसके लिए खाना बनाएगी, पर सु याओ आज अकेली बाहर गई थी। सुसी ने अपने फोन पर सु याओ को मैसेज भेजा, कहाँ भटक रही है, घर कब आएगी? सु याओ का तुरंत रिप्लाई आया, बस आ रही हूं दीदी, आज मैं बहुत बहुत खुश हूं। सुसी मुस्कुराई। उसे क्या पता था कि उसकी लाडली बहन बाहर 18 साल के फ्रेशर लौंडे की गर्दन चबाकर आ रही है। सुसी ने आलस मोड़ा, पर उसकी नजर टेबल पर रखी उस सस्ती वाली मैचिंग रिंग पर पड़ी जो फांग युआन ने कभी उसे ऑनलाइन रिलेशनशिप के दौरान भेजी थी। सुसी उस अंगूठी को हाथ में उठाकर निहारने लगी। उसे वो दिन याद आए जब फांग युआन ने कहा था, हम अलग अलग शहर में हैं, पर ये अंगूठी देखकर मुझे तेरी याद आएगी। सुसी के होठों पर एक मीठी मुस्कान आ गई, पर उसे घंटा नहीं पता था कि सु याओ, उसकी बहन, उसके ही नाम से फांग युआन की लाइफ में बवंडर मचा रही है। तभी घर का दरवाजा खुला। दीदी, मैं आ गई, खाना बनाया क्या? सु याओ घर में घुसी, चप्पलें फेंकी और सोफे पर पसर गई। उसके कंधे पर नीला निशान था और जांग पर पट्टी बंधी थी। सुसी तुरंत स्टडी रूम से बाहर निकली। तू फिर गिर पड़ी? तुझे चलना नहीं आता क्या? सुसी ने दर्द का तेल निकाला और सु याओ के कंधे पर मलने लगी। आमतौर पर जरा सी चोट पर रोने वाली सु याओ आज सोफे पर बैठी बैठी गौगो करके हंस रही थी। चोट लगी है और तू हंस रही है, दिमाग हिल गया है क्या? सुसी ने डांटा। अरे दीदी, आज मैं अपने ऑनलाइन वाले दोस्त से मिली, बहुत मजा आया। सु याओ ने बात घुमाई। सुसी ने उसके लिए अंडे वाला फ्राइड राइस और मशरूम बनाया। सु याओ ने पूरी प्लेट साफ कर दी। खाना खाने के बाद सुसी बोली, चल मैं बाथटब में गर्म पानी भरती हूं, दोनों साथ में नहाते हैं। तेरे जख्म पर पानी नहीं लगना चाहिए, मैं तेरी पीठ साफ कर दूंगी। और अगले दिन सुबह मौसम एकदम ठंडा और धुंधला था। फांग युआन के हॉस्टल का रूममेट क्वान यफेंग 8 बजे की क्लास के लिए हड़बड़ी में कपड़े पहन रहा था। अबे यार, साउथ की ठंड में 3 दिन से कपड़े नहीं सूखे, फफूंद लग जाएगी। फांग युआन अपनी किताबें उठाए खड़ा था। उसकी गर्दन पर सु याओ के दांत का लाल निशान अब भी चमक रहा था। फांग युआन सोच रहा था, साली औरतें होती क्या चीज है बे, कभी बर्फ जैसी ठंडी तो कभी आग जैसी हवसी। पर जो भी हो, उस सु याओ के इरादे खतरनाक है। अब भाई, जब सु याओ बाथटब में सुसी के साथ नहाएगी और सुसी अपनी बहन के जिस्म पर वो दांत के निशान देखेगी, तब क्या बवंडर मचेगा। अबे, इतना दर्द क्यों हो रहा है बे, थोड़ा हल्का हाथ रखना फांग। सु याओ दर्द के मारे बिलबिला उठी। अबे ओ मैडम, मैं बहुत हल्के हाथ से ही लगा रहा हूं। चुपचाप सहले, फांग युआन ने रुई दबाते हुए कहा। अरे रुक, नहीं सहा जा रहा। सु याओ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दर्द का झटका ऐसा लगा कि उसने अपनी सारी शर्मोहें साइड में रखी। झपटकर फांग युआन की गर्दन अपने दोनों हाथों में दबोची और सीधे उसकी गर्दन पर अपने होंठ और दांत गाड़ दिए। गर्म गर्म होठों का एहसास और गर्दन पर दांत का दबाव। दर्द बहुत ज्यादा नहीं था
क्योंकि सु याओ ने ज्यादा जोर नहीं लगाया था। पर भाई साहब, फांग युआन का दिमाग सन्न रह गया। वो दर्द और अजीब सी सनसनी में मुंह बनाकर रह गया। फांग युआन ने सोचा, अबे साला, इसने तो मेरी गर्दन ही चबा डाली। अब मुफ्त में थोड़ी दांत कटवाऊंगा। उसी मौके का फायदा उठाकर फांग युआन ने झटपट उसकी जांग के जख्म पर अल्कोहल रगड़कर साफ कर दिया। हो गया काम, अब तो मुंह हटा अपना। फांग युआन ने झिलककर उसे दूर किया। सु याओ ने हांफते हुए उसकी गर्दन छोड़ी, पर उसकी सांसें अभी भी बहुत तेज चल रही थी। फाइनली खत्म हुआ। सु याओ ने राहत की सांस ली। फांग युआन ने गंदी रुई कचरे के डिब्बे में फेंकी और अल्कोहल की बोतल कसकर बंद कर दी। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। खिड़की के पर्दे टाइट बंद थे। माहौल एकदम शांत। सु याओ ने अपनी ठोड़ी को हाथ पर टिकाया और एकटक फांग युआन को ताकने लगी, जैसे इस खामोशी का मजा ले रही हो। फांग युआन, तुझे नहीं लगता कि ये सब किस्मती कनेक्शन, डेस्टिनी है? घंटा किस्मत। मुझे कुछ नहीं लगता। अबे, हम दोनों ऑनलाइन रिलेशनशिप में थे। असल जिंदगी में मिलने का चांस कितना कम होता है, पर हम फिर भी मिल गए। ये ऊपर वाले का इशारा नहीं है तो और क्या है? बस एक इत्तेफाक है, कोई स्पेशल बात नहीं है। फांग युआन ने ठंडे लहजे में कहा। अच्छा, सच में? सु याओ को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। वो तो ठान चुकी थी कि इस लौंडे को अब अपनी उंगलियों पर नचाना है, तो अब काहे की शर्म। सच कहें तो जब लड़कियां फुल ऑन फॉर्म में आती है ना, तो वो लड़कों से भी ज्यादा खतरनाक और निडर हो जाती है। सु याओ ने सीधे फांग युआन की दुखती नस पर उंगली रखी। वो बहुत ही मखमली आवाज में बोली, अच्छा बता, उस दिन जब तूने कॉलेज में मुझे वही सेम अंगूठी, मैचिंग रिंग पहने देखा था, तब तेरे दिल में क्या चल रहा था? सच बता, बहुत बड़ा सरप्राइज लगा था ना? ठीक ठाक ही था, कुछ खास नहीं। फांग युआन ने अपनी आंखें फेर ली। झूठ। सु याओ तुरंत ऑफिस टेबल से नीचे कूद पड़ी। फांग युआन ने जैसे ही मुंह फेरा, सु याओ उसकी आंखों में झांकने के लिए आगे आ गई। फांग युआन बाएं मुड़ा तो सु याओ भी बाएं आ गई। फांग युआन दाएं मुड़ा, सु याओ भी दाएं कूद गई। उसकी साफ आंखों में सिर्फ फांग युआन को टटोलने की मस्ती थी। देख, तू नजरें चुरा रहा है। कौन झूठ बोल रहा है अब? सु याओ ने अपनी पतली कमर पर दोनों हाथ रखे और रौब झाड़ते हुए हंसकर बोली, उस टाइम तू मन ही मन बहुत खुश हुआ था ना? बहुत एक्साइटेड था ना कि तेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड असल में तेरी इतनी सुंदर प्रोफेसर निकली? तुझे जो बकवास करनी है कर। फांग युआन ने फोन निकाला। टाइम हो गया है, पट्टी तू खुद बांध ले, मैं हॉस्टल जा रहा हूं। अरे रुक तो सही, सु याओ घबराकर चिल्लाई। पर फांग युआन ने दरवाजे का हैंडल दबाया और बाहर निकलने लगा। फांग युआन, मैं तो मान चुकी हूं कि तूने मुझे माफ कर दिया। सच में मान चुकी हूं। सु याओ की आवाज धीमी हुई, पर आखिरी लाइन फांग युआन के कानों तक पहुंची गई। तो फिर मेरा अगला प्लान तुझे वापस पटाना, पैचअप है। फांग युआन मुड़ा। पैचअप? अब तुझे कॉलेज वालों से डर नहीं लगता? डर लगता है ना, इसीलिए तो हम सीक्रेट अफेयर, सीक्रेट डेटिंग करेंगे। सु याओ ने अपनी दो उंगलियों को चलने का नाटक करके दिखाया। दोनों उंगलियों को आपस में टकराया और कातिलाना स्माइल देते हुए आंख मार दी। पागल औरत। फांग युआन बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया। 1 घंटे तक इस जहरीली औरत के चक्कर में पिसने के बाद फांग युआन जब अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा तो उसका दिमाग पूरी तरह रायता बना हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, लियू नान गेम खेलते खेलते मुड़ा। अबे ओए लाडले, बिल्ली को खाना खिलाने गया था या उसकी पूरी फैमिली को गोद लेने? इतनी देर कहाँ लगा दी? तभी दूसरा रूममेट वेई चेन भी कमरे में घुसा। उसकी नजर सीधे फांग युआन की खुली गर्दन पर पड़ी। अबे तेरी बहन का सिर। फांग युआन, तेरी गर्दन पर ये क्या लाल सुरख निशान है बे? पूरी गर्दन लाल पड़ी है। फांग युआन ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और दांत पीसते हुए बोला, कुछ नहीं बे,
रास्ते में एक पागल कुतिया ने काट लिया। अध्याय 14। बहनों का ड्रामा। सिस्टर्स रूटीन। शहर की रात शांत नहीं थी। दिन से भी ज्यादा शोर शराबा था। सड़कों पर गाड़ियां धुएं उड़ा रही थी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की खिड़कियों में बेचारे कॉरपोरेट कर्मचारी भूखे प्यासे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने घिस रहे थे। उसी बिल्डिंग के पास एक पॉश इलाका था जहां असली प्रोफेसर सुसी मैडम ने किराए का फ्लैट ले रखा था। घर काफी बड़ा था। काम के सिलसिले में उन्होंने एक स्पेशल स्टडी रूम बना रखा था जहां ढेर सारी दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की किताबें, गमले और एक कांच का बड़ा एक्वेरियम था जिसमें रंग बिरंगी मछलियां बुलबुले छोड़ रही थी। कमरे में ब्राइट लाइट जल रही थी। सुसी मैडम टेबल पर झुकी हुई बहुत ध्यान से अपने नोट्स बना रही थी। जिसने भी सुसी को इस अवतार में देखा है, सब यही कहते थे, ये सुसी मैडम का सबसे हसीन रूप है। सफेद रंग की कलम पकड़े कभी वो सोच में डूबकर भौहें सिकोड़ती तो कभी अपने पतले होंठ दबा लेती। वैसे तो जब भी वो घर पर काम करती थी, सु याओ अचानक कमरे में घुस आती थी और उसका दिमाग खराब कर देती थी। पर आज सु याओ अकेले बाहर गई हुई थी तो सुसी मैडम को सुकून की शांति मिली हुई थी। अगर सुसी मैडम को पता चलता कि उनकी सगी बहन बाहर 18 साल के एक लौंडे की गर्दन पर अपने दांत गाड़कर और उसके साथ अफेयर के सपने देखकर आ रही है, तो बेचारी गुस्से में 3 बार खून की उल्टी करती। काम खत्म करके सुसी ने आलस मोड़ा। जैसे ही उसने एक लंबी सांस छोड़ी, उसकी कातिल बॉडी की कर्व्स निखरकर सामने आ गई। उसने घड़ी देखी। रात के 8 बज रहे थे। अजीब बात है, मुझे भूख ही नहीं लग रही। सुसी ने अपने सपाट पेट पर हाथ फेरते हुए बड़बड़ाया। फ्रिज में ढेर सारा राशन पड़ा था, झटपट खाना बन सकता था। पर सुसी अपनी कुर्सी से नहीं उठी। उसे पता था कि सु याओ जैसे ही घर लौटेगी, दीदी दीदी चिल्लाकर ये खाने की जिद करेगी, वो खाने की जिद करेगी। आखिर बड़ी बहन जो ठहरी। अपनी मां तो कड़क और ठंडी निकली थी, इसलिए सुसी ने ही बचपन से मां बनकर सु याओ को पाला था। उसने अपनी सारी ममता और दुलार अपनी बहन पर लुटा दिया था। बाहर अंधेरा देखकर सुसी को चिंता होने लगी। ये पागल अकेली घर आ भी पाएगी या नहीं। उसने फोन उठाकर मैसेज किया, कहां भटक रही है। तुरंत सु याओ का रिप्लाई आया, बस थोड़ी देर में आ रही हूं दीदी, आप फिक्र मत करो। सुसी ने अपना गाल हाथ पर टिकाया और सोचा, कहां घूमने गई है जो इतनी खुश है कि घर भी नहीं आना चाहती। पर सुसी खुश भी थी। सु याओ घर से बाहर निकल रही है, लोगों से मिल रही है, ये अच्छी बात है। वो ताउम्र तो अपनी बहन को अपने आंचल में छुपाकर नहीं रख सकती थी ना। कल को अगर सुसी की शादी हो गई तो क्या वो अपनी बहन को भी अपने ससुराल ले जाएगी? वो तो बहुत अजीब हो जाएगा। सबको अपनी जिंदगी में अकेले खड़े होना सीखना ही पड़ता है। सुसी मैडम खिड़की के बाहर छाए अंधेरे को देखकर सोच में डूबी हुई थी। अब हम दोनों 26 साल की हो चुकी है, बिना शादी के ताउम्र तो साथ नहीं रह सकते। फिर उन्हें अपनी कड़क मां का फोन याद आया। मां के कड़क मिजाज को सोचकर ही सुसी का हाथ अनजाने में अपने कपड़ों के कोने को भींचने लगा। कुछ दिनों में घर वापस जाना ही पड़ेगा। जो भी बातें हैं उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। कब तक भागूंगी? उदास होकर सुसी ने जैसे ही सिर घुमाया, टेबल पर रखी किताबों के ढेर में एक चीज चमचमा रही थी। सुसी ने हाथ बढ़ाकर उस चीज को उठाया। वही बेहद सस्ती वाली मैचिंग रिंग। सुसी उसे अपने हाथ में लेकर टकटकी लगाए देखने लगी। जब महीनों पहले उसने ये अंगूठी कबूल की थी तो सच में उसका दिल बहुत खुश हुआ था। तब चैट रूम में फांग युआ ने कहा था, हम अलग अलग शहरों में हैं, एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखी, पर जब जब तू ये सेम अंगूठी देखेगी तुझे मेरी याद आएगी और मुझे तेरी। जिस दिन वो पार्सल आया, सुसी ने तुरंत वो अंगूठी पहन ली थी। सु याओ ने जब बार बार गिड़गिड़ाकर पूछा, तब कहीं जाकर सुसी ने सच बताया था। हर बात में अपनी छोटी बहन को सब कुछ दे देने वाली सुसी ने उस दिन इस घटिया सी अंगूठी पर अपना हक नहीं छोड़ा था।
उसने सु याओ को एक बार भी वो अंगूठी पहनने नहीं दी। इसी बात पर दोनों बहनों में कड़ा झगड़ा हुआ था और 1.5 दिन तक बोलचाल बंद रही थी, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। अंगूठी देखकर याद आएगी। बकवास। सुसी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई ही थी कि उसके दिमाग में अचानक फांग युआन का चेहरा कौंध गया। दीदी, मैं घर आ गई। खाना बनाया कि नहीं? अचानक सु याओ का चिल्लाना गूंजा। सु याओ ने घर में घुसते ही जूते लात मार के उतारे, चप्पल घसीटी और सोफे पर जा गिरी। सु याओ अपना कंधा सहला रही थी। चेहरे पर दर्द के एक्सप्रेशन थे। स्टडी रूम से बाहर निकली सुसी ने जब यह देखा तो उसकी जान हलक में आ गई। अरे सु याओ, चोट लग गई क्या? दिखा मुझे। अरे कुछ नहीं दीदी, जरा सा गिर गई थी, पैर भी छिल गया। सुसी ने तुरंत उसकी टी शर्ट नीचे करके देखा। सफेद मक्खन जैसे कंधे पर नीला काला जख्म, ब्रूस, पड़ा हुआ था। सुसी ने उसे डांटते हुए तुरंत दराज से रेड फ्लावर ऑयल निकाला, अपनी हथेलियों पर मलकर गर्म किया और उसके कंधे पर मालिश करने लगी। अब सीन देखो भाई। आम दिनों में सु याओ को जरा सा कांटा भी चुभ जाता तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेती थी, पर आज मैडम सोफे पर चुपचाप बैठी बैठे गौ 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 करके खींसे निपोड़ रही थी। अबे, कंधा सूजा पड़ा है और तू ऐसे बत्ती सी दिखा रही है। इतना कहां मजा मार के आई है तू? सुसी ने शक से घूरा। अरे दीदी, वो अपने एक पुराने ऑनलाइन दोस्त से मिलने गई थी। बहुत टाइम से प्लान था, आज हिम्मत करके चली गई। सु याओ ने अपनी लंबी टांगे टी टेबल पर टिका दी और मजे से संतरा छीलकर मुंह में ठूंसने लगी। मन ही मन तो सु याओ के दिमाग में सिर्फ आधे घंटे पहले वाला फांग युआन कांड चल रहा था। वो सोच रही थी, फांग युआन का वो गुस्से से लाल चेहरा, उफ, कितना क्यूट लग रहा था। तू कब तक बचेगा मुझसे? इधर सुसी मैडम ने किचन में जाकर अंडे वाला फ्राइड राइस और मशरूम मीट बनाया। सु याओ ने पूरी प्लेट ऐसे साफ की जैसे जन्मों की भूखी हो और सोफे पर पेट फुला के लेटकर डकार मारी। आह, मजा आ गया दीदी। सुसी ने टिश्यू से मुंह पोंछा और बोली, चल, जख्म पर पानी नहीं लगना चाहिए। मैं बड़े वाले बाथटब में गर्म पानी भर देती हूं, दोनों साथ में नहाते हैं। मैं तेरी पीठ साफ कर दूंगी। बाथरूम का सीन फुल आग। सुसी पानी भरने चली गई। सु याओ अपने कमरे में गई और सारे कपड़े उतारकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। अपने परफेक्ट कातिल फिगर, पतली कमर और सुराहीदार जांघों को निहारते हुए शीशे में आंख मारकर खुद से बोली, फांग युआन, इतनी जहरीली गर्लफ्रेंड को तू इग्नोर करेगा? तेरी तो मैं ऐसी वाट लगाऊंगी ना कि तू देखता रह जाएगा। सु याओ को क्या पता था कि जिस बाथटब में वो अपनी बहन के साथ उतरने वाली है, वहां दो ऐसी कातिल और आर्टिस्टिक बॉडीज एक साथ होंगी कि देखने वाले का कलेजा बाहर आ जाए। अगली सुबह हॉस्टल का कांड। बाहर एकदम काली घटा छाई हुई थी। ठंड से फेफड़े जम रहे थे। फांग युआन का रूममेट क्वान यफेंग आंखें मलते हुए उठा। अबे यार, 8 बजे की पहली क्लास है। साउथ की ठंड में वैसे ही वाट लगी पड़ी है। 3 दिन से कपड़े नहीं सूखे, फफूंद लग जाएगी कपड़ों में। फांग युआन अपनी किताबें उठाए खड़ा था। रात को 2 बजे तक वो मैथ्स के सवाल घिसता रहा ताकि दिमाग से उस चिपकू चुड़ैल का ख्याल निकल जाए। फांग युआन सोच रहा था, साली औरतें होती क्या चीज है बे? पहले सुसी बनी घूम रही थी तो बर्फ की सिली बनी हुई थी, और कल रात को एकदम पागल कुतिया बनकर मेरी गर्दन ही चबा गई। ऊपर से कहती है, ऑफिस चल, मेरी आग बुझा दे। अबे दिमाग खराब है क्या साली का? अब भाई सोचो, जब सु याओ बाथटब में अपनी बहन सुसी के सामने नंगी होगी और सुसी की नजर अपनी बहन के कंधे और गर्दन के उन हवसी निशानों पर पड़ेगी, तब सुसी क्या बवंडर मचाएगी। अबे कितनी बार बारिश होगी बे? परसों कपड़े धोए थे, आज तक सूखे नहीं। कपड़े में फफूंद, मोल्ड ना लग जाए। फांग युआन का पूरा रूम नॉर्थ, उत्तर भारत
वालों से भरा पड़ा था। लैंजिन यूनिवर्सिटी आते ही उन्हें सबसे ज्यादा चिढ़ यहां के चिपचिपे, सीलन भरे और गीले मौसम से हुई। जब तक बारिश शुरू हो जाती थी और हवा में मिट्टी और नमी की महक घुली रहती थी, जो इस लैंजिन शहर का असली मार्का टैग था। अबे नहीं लगेगी फफूंद। कल वेदर रिपोर्ट देखी थी, बारिश नहीं होगी, वेई चेन बोला। वेदर रिपोर्ट? अबे सबसे घटिया और झूठी चीज ही मौसम विभाग वाले। क्वान यफेंग की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक ठंडी हवा का ऐसा भयंकर झोंका आया कि बेचारे का पूरा शरीर थरथराने लगा। मौसम ऐसा बर्फीला और ठंडा हो चुका था कि आते जाते हर स्टूडेंट के हाथ पैर सुन पड़ रहे थे। फांग युआन ने अपना जैकेट कसकर लपेटा। सीढ़ीदार, टियर्ड लेक्चर हॉल में पहुंचे तो भाई साहब, क्लास खचाखच भरी पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से एक कोने में जगह मिली। खुद को दबंग नॉर्थ ईस्टर कहने वाला क्वान यफेंग ठंड के मारे नीला पड़ रहा था। होठ बैंगनी हो चुके थे और दांत कट-कट बज रहे थे। एकदम लावारिस लाश की तरह दिख रहा था। फांग युआन को लगा कि साला ठंड से निपट न जाए। उसने तुरंत अपना जैकेट उतारकर उसकी तरफ फेंका। अबे ये ले, पहन ले। सुबह ही बोला था कि मोटे कपड़े पहन के चल। ना भाई, मैं सहन करूंगा, नॉर्थ का लौंडा हूं। क्वान यफेंग ने अकड़ दिखाई। हालांकि सिर के ऊपर चल रहा एसी और क्लास का माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा था। फांग युआन ने हार मानकर अपनी किताब खोली। अभी वो पन्ने पलट ही रहा था कि क्लास के दूसरे छोर से कुछ सीनियर लड़कियां, सीनियर्स, अपनी जगह बदलकर सीधे उसी रो में आ पहुंची। दूसरे लड़कों को धीरे से खिसकाकर वो सीधे फांग युआन की बगल में आकर बैठ गई। फांग युआन। अचानक अपना नाम सुनकर फांग युआन चौंका। उसने मुड़कर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। सीनियर लाडली? सरप्राइज, लगा नहीं था ना कि यहां मिलूंगी। सामने खड़ी लड़की कातिलाना स्माइल दे रही थी। ब्लैक शॉर्ट डाउन जैकेट, एकदम टाइट फिटिंग जीन्स, लंबे रेशमी बाल और गले में भूरे रंग का प्यारा सा बियर स्कार्फ। शक्ल सूरत में कम से कम 7 से 8 पॉइंट की सॉलिड माल, जो भीड़ में भी दूर से चमकती थी। उसके पीछे उसकी 2 से 3 सहेलियां भी थी। उनकी ड्रेसिंग और मेकअप में एक मेच्योर पर नटखट सी अदा थी। कॉलेज फ्रेशर लड़कियों में ऐसी चमक दमक कहाँ होती है। उसे देखते ही क्वान यफेंग की तो बांझें खिल गई। वो चहक कर बोला, अरे तिये हुए दीदी टियान्यू, आप भी प्रोफेसर सुसी मैडम की क्लास में? और नहीं तो क्या, सुसी मैडम की क्लास हो और हम मिस कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? ल्यू टियान्यू ने बड़ी नजाकत और समझदारी से जवाब दिया। बातचीत में पता चला कि ल्यू तिएयुए और फांग युआन एक ही हाई स्कूल से थे। पिछले साल ही उसका लैंजिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। पर मजे की बात देखो भाई, क्वान यफेंग लगातार बकबक किए जा रहा था, लेकिन उन सीनियर लड़कियों की गंदी और भूखी नजरें सीधे फांग युआन पर टिकी हुई थी। बिल्कुल वैसे जैसे ताजा ताजा रसीले गोश्त के टुकड़े को देखकर भूखी बिल्लियां लार टपकाती है। वो आपस में आंखों ही आंखों में इशारे कर रही थी। फांग युआन और ल्यू तिएवे बस एक दूसरे को नाम से जानते थे। हाई स्कूल में किसी इवेंट में मिले थे, नंबर तक एक्सचेंज नहीं था। तिएवे अपनी सहेलियों की तरफ मुड़ी। देख लो, यही है वो फांग युआन जिसके बारे में मैं हमेशा बताती रहती थी। ओहो, अच्छा, वही ना, यूनिवर्सिटी के फोरम टाइबा पर जिसकी फोटो वाले थ्रेड्स की इमारतें, कमेंट्स आसमान छू रही हैं। सहेलियों ने मुस्कुराते हुए फांग युआन को छेड़ा। इमारत? कैसी इमारत? फांग युआन भौंचक्का रह गया। अबे तुझे नहीं पता? वेई चेन ने तुरंत अपना फोन निकालकर फांग युआन के मुंह के आगे अड़ा दिया। फांग युआन ने फोन स्क्रीन पर देखा तो होश उड़ गए। कॉलेज के ऑफिशियल ऑनलाइन फोरम में फांग युआन की गुप्त तस्वीरें, कैंडिड स्टॉकर फोटोज छाई हुई थी। क्लास में पढ़ते हुए, लाइब्रेरी में, मेस में खाना खाते हुए
यहां तक कि बॉयज हॉस्टल के नीचे की फोटो, और हर फोटो के नीचे सैकड़ों हजारों कमेंट्स की बाढ़ आई हुई थी। अरे बाप रे, कितना कड़क और हैंडसम लौंडा है। ये फोटो मुझे पर्सनली सेंड करो ना कोई। हमारे कॉलेज में ऐसा कातिल हैंडसम लड़का है और मुझे पता भी नहीं। क्या ये सीवर के गटर से होकर चलता है क्या जो दिखता नहीं? फांग युआन ने थूक गटका। इतना ही नहीं, कुछ लड़कियों ने तो खुलेआम ऐसी अश्लील और हवसीफ बातें लिख रखी थी कि फांग युआन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अबे साला, ये सब क्या बकवास है? किसी की छुप छुप कर फोटो खींचना तो क्राइम है भाई। फांग युआन को गंदी घबराहट होने लगी। देखा, असली में तो तू फोटो से भी ज्यादा हैंडसम और कड़क लग रहा है। तिएवे की एक सहेली ने अपनी भौहें मटकाते हुए कहा। हाँ, मैं तो पहले ही कहती थी। ये हमारे स्कूल का असली स्कूल क्रश, स्कूल ग्रास था। तिएवे थोड़ा और सरकर फांग युआन के पास आ बैठी। उसकी सांसें फांग युआन के कानों को छू रही थी। तभी किसी ने जोर से खांसा। कॉफ, चहचहाती और शोर मचाती क्लास अचानक एक सेकंड के अंदर शमशान घाट की तरह खामोश हो गई। लड़कियों का हंसना अचानक बीच में ही रुक गया। पोडियम पर एक बेहद हसीन, लंबी और कातिल पर्सनालिटी वाली औरत आ खड़ी हुई थी। प्रोफेसर सुशी। उसकी चालढाल में एक तरफ ठंडी बर्फ जैसी कड़कड़ाहट थी तो दूसरी तरफ बला की नजाकत। शो रुकते ही सुसी मैडम की नजर सीधे उस कोने में पड़ी और जैसे ही सुसी ने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की ल्यू तिएवे फांग युआन के एकदम चिपके बैठी है, उसके कान में फुसफुसा रही है और उसकी आंखों में फांग युआन के लिए साफ साफ हवस और दीवानगी झलक रही है, प्रोफेसर सुसी का चेहरा वही का वही जम गया। एक आम सा सीन था। एक लड़का और लड़की क्लास में थोड़ा करीब बैठकर बातें कर रहे थे, पर ना जाने क्यों सुसी मैडम के कलेजे में अचानक एक ऐसी भयंकर जहरीली कसक, जेलसी सोरनेस उठी कि उनका पूरा दिल खट्टा हो गया। वो जलन का एहसास सुसी के सिर से लेकर पैर तक भारी पानी की तरह भर गया। आसपास का सारा शोर, इतने सारे स्टूडेंट्स सुसी की आंखों के सामने धुंधले हो गए। उसे सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, फांग युआन के इतने करीब बैठी वो दूसरी लड़की। पूरी क्लास के छात्रों ने आज अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी कड़क और शांत प्रोफेसर सुसी मैडम के चेहरे पर ऐसा ईर्ष्या से तड़पता हुआ और हक्का बक्का एक्सप्रेशन देखा था। क्लास के सारे लौंडे लड़कियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा शांत रहने वाली सुसी मैडम को अचानक क्या दौरा पड़ा है। इधर सुसी मैडम को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये किस बात की भयंकर जलन, जेलसी हो रही है। 10-15 सेकंड तक क्लास में मौत की खामोशी छाई रही। फिर सुसी ने खुद को संभाला, गले को साफ किया और जबरदस्ती नॉर्मल होने का नाटक करते हुए बोली, चलिए क्लास शुरू करते हैं। अध्याय 16, क्लास में जलता हुआ दिल। सुसी मैडम ने तुरंत लेक्चर्स देना शुरू कर दिया। क्लास में कुछ बच्चे तो सच में पढ़ने आए थे, लेकिन आधी जनता सिर्फ ये देखने आई थी कि लैंजिन यूनिवर्सिटी की सबसे कातिल और हसीन प्रोफेसर दिखती कैसी है। और सच कहें तो देखने वाला कोई बंदा निराश नहीं हुआ। सुसी मैडम ड्रेसिंग के मामले में हमेशा बहुत शालीन और कड़क रहती थी। क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन। आज उन्होंने ब्लैक कलर का शॉर्ट ब्लेजर, कोट और अंदर नेक्स व्हाइट इनर पहन रखा था। नीचे बिल्कुल फिटेड ब्लैक स्कर्ट और पतली काली स्टॉकिंग्स, सिल्क स्टॉकिंग्स। वैसे तो वो बिना हील्स के थी, फिर भी उनकी लंबी कातिल टांगे साफ चमक रही थी। वैसे वो स्टॉकिंग्स कम ही पहनती थी, पर आज बाहर हाड़ पाने वाली ठंड थी, तो जाहिर है कि ये पतली सी सिल्क लेयर हवा को रोक रही थी। सुसी का फिलॉसफी का लेक्चर हमेशा की तरह जबरदस्त था। स्पष्टता, क्लैरिफिकेशन, निर्माण, बिल्डअप और रक्षा, डिफेंस। आम दिनों में जब इतने सारे बच्चे आते तो सुसी मैडम बहुत खुश होती थी, पर आज मैडम का दिमाग पूरी तरह भन फनाया हुआ था।
पढ़ाते बढ़ाते उनकी नजर बार बार फांग युआन की तरफ भटक रही थी। और सबसे ज्यादा तो सुसी का खून तब खौला जब उसने देखा कि फांग युआन के बगल में बैठी वो थोपड़े पर 2 इंच की पुट्टी, मेकअप पोते हुए लड़की खुद तो पढ़ ही नहीं रही थी, बल्कि फांग युआन को भी अपनी बातों में फंसाकर जबरदस्ती उस पर चिपके जा रही थी। अबे साला, ये क्लास चल रही है या मैरिज ब्यूरो? इस लौंडे पर इतनी क्यों गिरी जा रही है ये साली? सुसी मैडम का दिल अंदर ही अंदर जलकर राख हो रहा था। इधर क्लास के कोने में चल रहा कांड देखो। ल्यू तिएयुए, ल्यू टियान्यू एकदम समझदार और मीठी छुर्री बनकर फांग युआन से बतिया रही थी। पता है फांग युआन, परेड, मिलिट्री ट्रेनिंग के टाइम ही मुझे पता चल गया था कि तू यहां आया है। तब मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आने वाली थी, पर फिर सोचा कि तेरी गर्लफ्रेंड कहीं मुझे देखकर गलत ना समझ ले, इसलिए रुक गई। अरे वाह दीदी, आपकी सोच को सलाम। क्वान यफेंग की तो बांछें खिल गई। उसे लगा कि सीनियर दीदी कितनी फिक्र करती है। भले ही तिएयुए ने उसका नाम तक नहीं लिया था। थैंक्स सीनियर लाडली, आपने इतना सोचा। फांग युआन ने सिर हिलाया। अरे सीनियर दीदी, आप किस गर्लफ्रेंड की बात कर रही हो? क्वान यफेंग तुरंत चिल्लाया। हमारा ये फांग युआन तो एकदम सिंगल है। हमारे पूरे कमरे में सब लावारिस और सिंगल कुत्ते भरे पड़े हैं। सच में? तिएयुए की आंखें चमक उठीं। अरे यार, तुम सब इतने हैंडसम और लंबे चौड़े हो, फिर भी सिंगल हो? कॉलेज में आ गए हो? किसी सुंदर लड़की को पटाओ भाई। तिएयुए की इस लच्छेदार तारीफ पर लियू नान और वेई चेन के सीने 56 इंच के हो गए। बेचारे सीधे साधे लौंडे तिएयुए को देवी समझने लगे। लड़कों की तारीफ वैसे भी कहा होती है भाई, और जब इतनी सुंदर सीनियर तारीफ कर दे तो लौंडे तो वैसे ही बिच जाते हैं। चलो सब अपने अपने नंबर दो मुझे, मैं अपनी सिंगल सहेलियों से तुम्हारी सेटिंग करवाऊंगी। तिएयुए ने मासूमियत से अपने रेशमी बाल संवारे। उसकी सहेलियां मन ही मन हंस रही थी। उन्हें पता था कि तिएयुए का असली निशाना सिर्फ और सिर्फ फांग युआन है। क्लास के सारे लौंडे लड़कियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा शांत रहने वाली सुसी मैडम को अचानक क्या दौरा पड़ा है। इधर सुसी मैडम को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये किस बात की भयंकर जलन, जेलसी हो रही है। 10-15 सेकंड तक क्लास में मौत की खामोशी छाई रही। फिर सुसी ने खुद को संभाला, गले को साफ किया और जबरदस्ती नॉर्मल होने का नाटक करते हुए बोली, चलिए क्लास शुरू करते हैं। अध्याय 16, क्लास में जलता हुआ दिल। सुसी मैडम ने तुरंत लेक्चर्स देना शुरू कर दिया। क्लास में कुछ बच्चे तो सच में पढ़ने आए थे, लेकिन आधी जनता सिर्फ ये देखने आई थी कि लैंजन यूनिवर्सिटी की सबसे कातिल और हसीन प्रोफेसर दिखती कैसी है। और सच कहें तो देखने वाला कोई बंदा निराश नहीं हुआ। सुसी मैडम ड्रेसिंग के मामले में हमेशा बहुत शालीन और कड़क रहती थी। क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन। आज उन्होंने ब्लैक कलर का शॉर्ट ब्लेजर, कोट और अंदर नेक्स व्हाइट इनर पहन रखा था। नीचे बिल्कुल फिटेड ब्लैक स्कर्ट और पतली काली स्टॉकिंग्स, सिल्क स्टॉकिंग्स। वैसे तो वो बिना हील्स के थी, फिर भी उनकी लंबी कातिल टांगे साफ चमक रही थी। वैसे वो स्टॉकिंग्स कम ही पहनती थी, पर आज बाहर हाड़ पाने वाली ठंड थी, तो जाहिर है कि ये पतली सी सिल्क लेयर हवा को रोक रही थी। सुसी का फिलॉसफी का लेक्चर हमेशा की तरह जबरदस्त था। स्पष्टता, क्लैरिफिकेशन, निर्माण, बिल्डअप और रक्षा, डिफेंस। आम दिनों में जब इतने सारे बच्चे आते तो सुसी मैडम बहुत खुश होती थी, पर आज मैडम का दिमाग पूरी तरह भनफनाया हुआ था। पढ़ाते बढ़ाते उनकी नजर बार बार फांग युआन की तरफ भटक रही थी। और सबसे ज्यादा तो सुसी का खून तब खौला जब उसने देखा कि फांग युआन के बगल में बैठी वो थोपड़े पर 2 इंच की पुट्टी, मेकअप पोते हुए लड़की खुद तो पढ़ ही नहीं रही थी, बल्कि फांग युआन को भी अपनी बातों में फंसाकर जबरदस्ती उस पर चिपके जा रही थी। अबे साला, ये क्लास चल रही है या मैरिज ब्यूरो?
इस लौंडे पर इतनी क्यों गिरी जा रही है ये साली? सुसी मैडम का दिल अंदर ही अंदर जलकर राख हो रहा था। इधर क्लास के कोने में चल रहा कांड देखो। ल्यू तिएयुए, ल्यू टियान्यू एकदम समझदार और मीठी छुर्री बनकर फांग युआन से बतिया रही थी। पता है फांग युआन, परेड, मिलिट्री ट्रेनिंग के टाइम ही मुझे पता चल गया था कि तू यहां आया है। तब मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आने वाली थी, पर फिर सोचा कि तेरी गर्लफ्रेंड कहीं मुझे देखकर गलत ना समझ ले, इसलिए रुक गई। अरे वाह दीदी, आपकी सोच को सलाम। क्वान यफेंग की तो बांछें खिल गई। उसे लगा कि सीनियर दीदी कितनी फिक्र करती है, भले ही तिएयुए ने उसका नाम तक नहीं लिया था। थैंक्स सीनियर लाडली, आपने इतना सोचा। फांग युआन ने सिर हिलाया। अरे सीनियर दीदी, आप किस गर्लफ्रेंड की बात कर रही हो? क्वान यफेंग तुरंत चिल्लाया। हमारा ये फांग युआन तो एकदम सिंगल है। हमारे पूरे कमरे में सब लावारिस और सिंगल कुत्ते भरे पड़े हैं। सच में? तिएयुए की आंखें चमक उठीं। अरे यार, तुम सब इतने हैंडसम और लंबे चौड़े हो, फिर भी सिंगल हो? कॉलेज में आ गए हो? किसी सुंदर लड़की को पटाओ भाई। तिएयुए की इस लच्छेदार तारीफ पर लियू नान और वेई चेन के सीने 56 इंच के हो गए। बेचारे सीधे साधे लौंडे तिएयुए को देवी समझने लगे। लड़कों की तारीफ वैसे भी कहा होती है भाई, और जब इतनी सुंदर सीनियर तारीफ कर दे तो लौंडे तो वैसे ही बिच जाते हैं। चलो सब अपने अपने नंबर दो मुझे, मैं अपनी सिंगल सहेलियों से तुम्हारी सेटिंग करवाऊंगी। तिएयुए ने मासूमियत से अपने रेशमी बाल संवारे। उसकी सहेलियां मन ही मन हंस रही थी। उन्हें पता था कि तिएयुए का असली निशाना सिर्फ और सिर्फ फांग युआन है। क्लास के सारे लौंडे लड़कियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा शांत रहने वाली सुसी मैडम को अचानक क्या दौरा पड़ा है। इधर सुसी मैडम को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये किस बात की भयंकर जलन, जेलसी हो रही है। 10-15 सेकंड तक क्लास में मौत की खामोशी छाई रही। फिर सुसी ने खुद को संभाला, गले को साफ किया और जबरदस्ती नॉर्मल होने का नाटक करते हुए बोली, चलिए क्लास शुरू करते हैं। अध्याय 16, क्लास में जलता हुआ दिल। सुसी मैडम ने तुरंत लेक्चर्स देना शुरू कर दिया। क्लास में कुछ बच्चे तो सच में पढ़ने आए थे, लेकिन आधी जनता सिर्फ ये देखने आई थी कि लैंजन यूनिवर्सिटी की सबसे कातिल और हसीन प्रोफेसर दिखती कैसी है। और सच कहें तो देखने वाला कोई बंदा निराश नहीं हुआ। सुसी मैडम ड्रेसिंग के मामले में हमेशा बहुत शालीन और कड़क रहती थी। क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन। आज उन्होंने ब्लैक कलर का शॉर्ट ब्लेजर, कोट और अंदर नेक्स व्हाइट इनर पहन रखा था। नीचे बिल्कुल फिटेड ब्लैक स्कर्ट और पतली काली स्टॉकिंग्स, सिल्क स्टॉकिंग्स। वैसे तो वो बिना हील्स के थी, फिर भी उनकी लंबी कातिल टांगे साफ चमक रही थी। वैसे वो स्टॉकिंग्स कम ही पहनती थी, पर आज बाहर हाड़ पाने वाली ठंड थी, तो जाहिर है कि ये पतली सी सिल्क लेयर हवा को रोक रही थी। सुसी का फिलॉसफी का लेक्चर हमेशा की तरह जबरदस्त था। स्पष्टता, क्लैरिफिकेशन, निर्माण, बिल्डअप और रक्षा, डिफेंस। आम दिनों में जब इतने सारे बच्चे आते तो सुसी मैडम बहुत खुश होती थी, पर आज मैडम का दिमाग पूरी तरह भनफनाया हुआ था। पढ़ाते बढ़ाते उनकी नजर बार बार फांग युआन की तरफ भटक रही थी, और सबसे ज्यादा तो सुसी का खून तब खौला जब उसने देखा कि फांग युआन के बगल में बैठी वो थोपड़े पर 2 इंच की पुट्टी, मेकअप पोते हुए लड़की खुद तो पढ़ ही नहीं रही थी, बल्कि फांग युआन को भी अपनी बातों में फंसाकर जबरदस्ती उस पर चिपके जा रही थी। अबे साला, ये क्लास चल रही है या मैरिज ब्यूरो? इस लौंडे पर इतनी क्यों गिरी जा रही है ये साली? सुसी मैडम का दिल अंदर ही अंदर जलकर राख हो रहा था। इधर क्लास के कोने में चल रहा कांड देखो। ल्यू तिएयुए, ल्यू टियान्यू एकदम समझदार और मीठी छुर्री बनकर फांग युआन से बतिया रही थी। पता है फांग युआन, परेड, मिलिट्री ट्रेनिंग के टाइम ही मुझे पता चल गया था कि तू यहां आया है। तब मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आने वाली थी।
पर फिर सोचा कि तेरी गर्लफ्रेंड कहीं मुझे देखकर गलत ना समझ ले, इसलिए रुक गई। अरे वाह दीदी, आपकी सोच को सलाम। क्वान यफेंग की तो बांछें खिल गई। उसे लगा कि सीनियर दीदी कितनी फिक्र करती है, भले ही तिएयुए ने उसका नाम तक नहीं लिया था। थैंक्स सीनियर लाडली, आपने इतना सोचा। फांग युआन ने सिर हिलाया। अरे सीनियर दीदी, आप किस गर्लफ्रेंड की बात कर रही हो? क्वान यफेंग तुरंत चिल्लाया। हमारा ये फांग युआन तो एकदम सिंगल है। हमारे पूरे कमरे में सब लावारिस और सिंगल कुत्ते भरे पड़े हैं। सच में? तिएयुए की आंखें चमक उठीं। अरे यार, तुम सब इतने हैंडसम और लंबे चौड़े हो, फिर भी सिंगल हो? कॉलेज में आ गए हो? किसी सुंदर लड़की को पटाओ भाई। तिएयुए की इस लच्छेदार तारीफ पर लियू नान और वेई चेन के सीने 56 इंच के हो गए। बेचारे सीधे साधे लौंडे तिएयुए को देवी समझने लगे। लड़कों की तारीफ वैसे भी कहा होती है भाई, और जब इतनी सुंदर सीनियर तारीफ कर दे तो लौंडे तो वैसे ही बिच जाते हैं। चलो सब अपने अपने नंबर दो मुझे, मैं अपनी सिंगल सहेलियों से तुम्हारी सेटिंग करवाऊंगी। तिएयुए ने मासूमियत से अपने रेशमी बाल संवारे। उसकी सहेलियां मन ही मन हंस रही थी। उन्हें पता था कि तिएयुए का असली निशाना सिर्फ और सिर्फ फांग युआन है।